हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज का लेक्चर नंबर 2 डी ब्लॉक एलिमेंट में उपस्थित जो संक्रमण तत्व हैं उनके बारे में हम लोग सीख लिए हुए थे। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व के गुण पर आधारित है। इसके क्या गुण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद इसके गुण के बाद जो है आपका सवाल बिहार बोर्ड में किस तरीके से पूछताछ किया जाता है वो प्रत्येक प्रश्न पर जो है हम लोग फोकस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप आपको बताया था, ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित जो है किस तरह से पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं, वो तमाम प्रकार के प्रश्नों का उल्लेख हमने किया था। और भी कुछ प्रश्न हैं जो और भी टाइप हैं, है ना। और अभी जो हम लोग संक्रमण तत्व के कुछ गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग जो है कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, है ना, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट्स वही होते हैं जो आप अपने से तैयार करते हो, है ना। इसका जिस बच्चे का पिछला वीडियो लेक्चर का टॉपिक छूट गया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो संक्रमण धातु में से यानी डी ब्लॉक में जो है हमारे पास जो है कुछ श्रेणी है। जैसे आप देख सकते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला आता है 3D श्रेणी, आस्केडियम से स्टार्ट होकर के जिंक पर समाप्त होता है, इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद 4D श्रेणी में ये एट्रियम से कैडमियम तक, इसी प्रकार यहाँ पर 5D में देख सकते हो यानी लेंथोनाइड से लेकर पाड़ा तक आता है। और 6D में जो है नवासी से लेकर उधर आर फर्दर मतलब और आगे हो सकता है, ठीक है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा 3D यानी जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं या संक्रमण तत्व जो होते हैं उसमें पारा को छोड़कर सभी डी ब्लॉक तत्व जो है वो ठोस पाए जाते हैं, ठीक है। पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि पारा को छोड़कर जितने भी प्रकार के एलिमेंट हैं वो सब के सब किस में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहां पर देखिएगा बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्वों का गुणधर्म क्या कहता है उसको समझिएगा। संक्रमण तत्वों का गुणधर्म क्या कहता है उसको समझिएगा। पहला गुणधर्म है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, यानी इसको हमने पहले भी लिखा था, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बाबू इतना होता है, यानी n-1 और डी का 1 से लेकर कहां तक 10 तक, यानी डी का कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा। और यहाँ ns का मान जो है यहाँ कुछ किताब में 0 भी लिखा रहता है, लेकिन s की गिनती होती है मतलब 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। अच्छा, कुछ किताब में आपको ये चीज पहले लिख देगा और ये चीज को बाद में लिख देगा, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा शॉर्टकट में बहुत अक्सर विद्यार्थी को कंफ्यूजन रहता है कि सर शॉर्टकट में कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए, तो हम आपको एक तरीका बताए हुए हैं। शॉर्टकट में 3D श्रेणी जो आएगा बाबू, 3D श्रेणी जो आएगा, 3D का मतलब क्या, अरे वही ना जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में 3D आए, ठीक है। अब जिसका लास्ट में 3D आए तो समझ लीजिए वो 3D श्रेणी में आता है। तो 3D श्रेणी का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी निकालिएगा आर्गन से स्टार्ट कीजिएगा, इसके बाद 4s। अब देख लीजिएगा कि आप किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हो। जैसे मान लीजिए आस्केडियम आता है 3D श्रेणी में, आस्केडियम का परमाणु संख्या 21 आता है, तो यहाँ आर्गन तो दे ही दिया, 18 इलेक्ट्रॉन तो इसका हो गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो जंप करेगा किसमें, s में, और इसके बाद बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यानी 3D, डी के ऊपर कितना आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार 4D श्रेणी का भी कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन को लेकर के और 5D का जेनॉन और इसके बाद रेडॉन को लेकर के बनाया जाता है। आई बात समझ में। अब देखिएगा अपवाद, 12 तत्व ऐसे हैं जिसको इसके द्वारा जो है जो एक्सेप्शनल के कैटेगरी में आता है, अपवाद के कैटेगरी में आता है ना। इस सब को डाकू एलिमेंट कहा जाता है, पता है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन को छीन करके तब जाकर अस्थायी होता है ना, दूसरे का इलेक्ट्रॉन को छीन करके जो है अस्थायी होने की क्षमता रखता है। तो ये सब अपवाद के कैटेगरी में आता है, जिसमें कॉपर आता है, क्रोमियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, है ना, रुबिडियम, रुथेनियम, पैलेडियम, इस तरह से जो है आपका कुछ तत्व है ना, चांदी भी है, सोना भी है ना, प्लेटिनम भी है। तो इस तरीके से टोटल 12 तत्व ऐसे हैं
आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व, आपको सब चीज लिख दिया हुआ है। अब बाद में कौन चीज कहाँ क्या है, रिमार्क में जो चीज बन रहा है उसको दे दिए हुए। अब बाद में जो पढ़ना ताकि आपको ध्यान विशेष रूप से जाए, ऐसा इसको इसलिए रखा गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे अपने निकट वाले उपकक्षा से जो है इलेक्ट्रॉन को छीन करके अस्थायी बनता है। एक वो व्यक्ति होता है जैसे खूब अपना मेहनत करके पैसा जमा किया, और एक दूसरा व्यक्ति जो दूसरे से छीन कर जमा करता है तो दोनों व्यक्ति, लेकिन एक अच्छा होता है दूसरा बुरा कहा जाता है। वही बात है, ये सब जो है बाबू अपवाद के कैटेगरी में आते हैं, है ना। ये क्यों, क्योंकि अपने निकट वाले जो है निकट वाले जो उपकोष है उससे इलेक्ट्रॉन को छीन करके अस्थायी होता है, इसीलिए। यहां पर देखिएगा, अच्छा ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला ये आता है। दूसरा आता है आकार। आकार दो तरीके से हो सकता है, या तो परमाणु आकार, दूसरा हो सकता है आयनिक आकार, ठीक है। आयनिक आकार जैसे मान लीजिए आयन कब बनाता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा या तो इलेक्ट्रॉन को देगा। जैसे एल्यूमिनियम आयन के बारे में बात कीजिएगा तो एल्यूमिनियम का जब कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो 2 8 और 3 आएगा, ठीक है। तो ये अस्थायी होने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो बाबू बना, जब जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके आकार में कुछ तो फर्क पड़ा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं किया तब तो वो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तब तो वो क्या बना दिया, आयन बना दिया। उसका भी तो कुछ ना कुछ आयन में परिवर्तन हुआ होगा। तो इसलिए दो बात है यहाँ पर, यहाँ हम केवल साइज लिखे हुए, आकार आपको समझ लेना। यहाँ पर परमाणु की बात की गई है और यहाँ पर आयन की बात किया गया है। यहाँ पर आप चाहो तो एटॉमिक साइज लिख सकते हो, आपकी इच्छा है ना। एटॉमिक साइज यानी परमाणुविक आकार, आपकी इच्छा है गुरुजी, आप लिख सकते हो यहाँ एटॉमिक साइज या परमाणुविक आकार। अब देखिएगा यहाँ पर टोटल हमने 10 को तत्व लिया है। D1 पहले वाले का D1 आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, आपको बताया गया था। इसमें D2 आता है, D3 आता है, D4 आता है, या D5, D6, 7, 8, 9 इस तरह से दिया हुआ 10 तक। अब देखिएगा शुरुआत में जो है आकार घटता है, शुरुआत में आकार क्या होता है, घटता है। शुरुआत में ये जो तत्व है बाएं से दाएं में जाइएगा तो शुरुआत में आकार घटेगा और यहां तक जो है लिमिट रहता है, स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं था। और यहां पर ये तीनों का जो है लगभग आकार जो है एक समान आता है, ठीक है। लगभग तीनों का आकार एक समान होता है और इसके बाद फिर आकार बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं, है ना। तो यहां पर हमने लिखा जेड इफेक्ट, और जिस परमाणु का जेड इफेक्ट ज्यादा रहता है उसका आकार कम होता है। हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। कुछ लोग इसको नाभिकीय प्रभाव भी बोल देता है ना। यहां पर देखिएगा जेड इफेक्ट का मतलब समझिएगा, जैसे कोई परमाणु है, कोई परमाणु है और कोई इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में इस तरह से चक्कर चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है, जगह कम है इसलिए आपको समझाना पड़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ रखिए, ये पहला कक्षा है बाबू, मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। बात को समझिएगा, जेड इफेक्ट को समझाने का जो तरीका है वो यही है। अब ये परमाणु है, ये टोटल कोई परमाणु होगा, परमाणु के भीतर ये नाभिक है, नाभिक का आवेश हमने क्या माना है, जेड ई माना है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, यहां पर पहला कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने लिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन दोनों कणों के बीच में आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि समान आवेश में हमेशा जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, जिसे रिपल्सन भी कहते हैं यानी विकर्षण भी कहते हैं। अब देखिएगा, जबकि असमान आवेश में जो है आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है, तो आप कहोगे सर प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होते हैं, तो आप कहोगे सर धनात्मक धन आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण। आप कहोगे गुरुजी यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, बहुत अच्छा बात। यहां पर बताइए इन इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहां भी तो आकर्षण बल लगेगा, अब इनके बीच में भी तो आकर्षण बल लगेगा। अब देखिएगा, ये नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, और ये इसको भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, ये इसको भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन
इन दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चाहता है कि नहीं हम तुमको जाने नहीं देंगे, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे को ढकेलने पर रखता है। मतलब ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इनका और इनका, इन दोनों के बीच में भी तो बल लग रहा होगा, या इनके इनके बीच में भी तो बल लग रहा होगा, या इनका इन पर या इनका इन पर भी तो बल लग रहा होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई ई तो, जो ई तो मतलब आकर्षण बल इन दोनों के बीच में तो लग ही रहा था, लेकिन ई दोनों, ये दो जो देख रहे हो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर रहा है। बोल रहा है कि भाई हम तुमको नहीं आने देंगे। बोला क्या है? बोला कि भाई नेचर एक समान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आप लोग एक कहावत सुने हो, जैसे कोई आदमी जो है गाछ को एकदम रस्सी बांध के उसको खींचने का प्रयास कर रहा है, कोई एक टेंगरा गया उसको जो है इधर से उधर धकेलने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमने लगाया 50 न्यूटन का बल गाछ को खींचने में, किसी ने जो है कोई टेंगरा गया एकदम 10 न्यूटन का बल उधर लगा रहा है, तो बताइए गाछ पर मेरा कितना बल लगा? मेरा तो 10 न्यूटन का बल तो चल गया टेंगरा में, है ना? 10 न्यूटन तो बल चल गया टेंगरा में। इसके बाद बच्चा 40 न्यूटन का बल, यानी गाछ पर टोटल मेरा कितना बल लग रहा है? 40 न्यूटन, क्योंकि मेरा 10 न्यूटन तो खा गया। तो उसी प्रकार अगर जितना बल ये इसके बीच लग रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं, हम इसके बल को कमजोर कर देते हैं। तो यही कमजोर जो, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन के वजह से जो ये प्रभावित होता है बाबू, इसी को कहते हैं नाभिकीय या परिरक्षण प्रभाव। आई बात समझ में? जेड इफेक्ट। आई बात समझ में? जिस भी परमाणु का आकार जितना छोटा उसका जेड इफेक्ट ज्यादा, जिस भी परमाणु का आकार जितना बड़ा उसका जेड इफेक्ट उतना छोटा। आकार बड़ा रहेगा तो बहुत दूर में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और बहुत दूर में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो विकर्षण बल बहुत कम लगेगा। आई बात समझ में? तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ एक लॉजिकल पॉइंट है। बचवा लोग कंफ्यूजन करता है कि सर जेड इफेक्ट क्या होता है ना? कुछ लोग इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं, है ना? तो जेड इफेक्ट मतलब होता है बाबू, यानी जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा उसका परमाणु आकार जो है कम हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा, यहां पर आकार कम है तो इसका मतलब इसका जेड इफेक्ट क्या है? इन 4 परमाणु का जेड इफेक्ट क्या है? कम है। इसका जेड इफेक्ट जो है बाबू वो कम है, इसी वजह से इसका आकार घटता है। यहां पर ये नॉर्मल रहता है, और इन दोनों में देख रहे हो इसका सबका लगभग जेड इफेक्ट एक समान होता है, जिसके वजह से लगभग इसकी आकृति एक समान होती है। ठीक है, फिर यहाँ जेड इफेक्ट बढ़ रहा है जिसकी वजह से इसका आकार बढ़ रहा है। अब देखिए, ये तो था परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार में। परमाणु आकार में आप क्या सीखा? जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो कुछ दूर तक घटता है, फिर नॉर्मल रहता है, फिर लगभग समान हो जाता है, फिर इसके बाद आकार बढ़ता है। क्यों? आप उसका रीजन जान चुके हो, जेड इफेक्ट की वजह से। इसके बाद आता है बाबू आयनिक साइज, यानी आयनिक आकार। यहाँ पर हम लोग परमाणुविक आकार बोले थे, एटॉमिक साइज, यहाँ आयनिक साइज। ये 3D की बात क्यों कर रहा हूं? मैं तो 4D के बारे में भी बात कर सकता था, 5D के बारे में बात कर सकता था, क्योंकि आपके पेपर में जो है ना सबसे ज्यादा सवाल जो है 3D सीरीज से ही पूछा गया है। इसलिए 4D सीरीज, 5D सीरीज इन या 6D सीरीज पर इस पर फोकस नहीं किया, आपको केवल 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है। इसलिए मैं बार बार जो है मैं 3D सीरीज पर ही फोकस करूंगा। इन सब के बारे में अपने लोग को नहीं पढ़ना है, इन सभी चीज के बारे में अपने को नहीं पढ़ना है। आप लोग जब नीट का तैयारी कीजिएगा या जेईई का तैयारी कीजिएगा तो वहां पर आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा। बिहार बोर्ड में जो है, बिहार बोर्ड में आपको जो है सबसे ज्यादा प्रश्न 3D सीरीज से आते हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखिएगा आयनिक साइज में, आयनिक साइज जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा उसका आयनिक रेडियस उतना कम, जिसका त्रिज्या कम रहेगा, आयनिक त्रिज्या कम रहेगा तो आकार भी कम रहेगा। तो अब देखिएगा यहां पर आपके सामने तो ये केवल डायलॉग लिख दिया गया है, इस पर जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, सबसे ज्यादा देखिए ऑक्सीकरण इसका है, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है उसका आयनिक त्रिज्या, उसके आयनों की त्रिज्या जो है कम हो जाएगा। पूछो क्या है? इसलिए भाई 5+5 जानते हो, 5 को इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसका आकृति सिकुड़ जाएगा, तो बाहर छुटके न बचेगा जी। तो इसलिए जिसका ऑक्सीकरण संख्या जितना बड़ा उसका आयनिक त्रिज्या उतना छोटा, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मजाक में एक सवाल पूछ लेंगे हम आपसे कि बताइए इसमें जो है सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है? तो आप कहिएगा मैग्नीज 5+ आयन। ठीक है, अगला देखिएगा
गलनांक, घनत्व, कठोरता रहे या धात्विक बंधन रहे, ये डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो धात्विक बंधन कम बनाएगा, या उसकी कठोरता कम होगी, या घनत्व कम होगा, या गलनांक जो है कम होगा। अगर ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा होगा, है ना। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है, इसलिए आपको ये बताया गया। रिमार्क में देखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान जो है बढ़ता है और उसका घनत्व भी बढ़ता है। बाएं से दाएं के ओर जाइएगा तो उसका परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा बाबू, और परमाणु द्रव्यमान बढ़ने की वजह से उसका घनत्व भी बढ़ जाता है। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। थोड़ा सा ये जो आपको बताया जा रहा है, ये नया और पुराना दोनों एनसीईआरटी का कंबाइन है, कॉम्बिनेशन है। बहुत बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या सिलेबस बदल गया। तो सिलेबस बदले अथवा ना बदले, आप जो है आपको दोनों टाइप जो है दिया जा रहा है सिलेबस। बहुत लोग जो है सोशल मीडिया पर ये चर्चित में है कि मतलब सिलेबस बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। आप लोग उस पर फोकस नहीं कीजिए और दिमाग डिप्रेस होगा। पहले भी चर्चा हो सकती थी, अब एग्जाम नजदीक आता है तो अब बचवा लोग को पगलाने लगा, और विद्यार्थी को मोटिवेट करना चाहिए और एकदम डिमोटिवेट करने लगा, है ना। ये हो गया, वो हो गया, उस सब बात पर ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग पढ़िए, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनिक एंथैल्पी, ई क्या होता है चीजों को समझिएगा। यानी आपको बताया था आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। कोई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा देना पड़ता है ना, जितना ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, यही एनर्जी जो है आयनन पोटेंशियल कहलाती है, यानी आयनन विभव कहलाती है। आयनन विभव को ही आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, या आयनन विभव इसी को कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी भी इसी को कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैटलिस्ट कैटलिकल प्रॉपर्टीज, यानी कैटलिकल प्रॉपर्टी यानी उत्क्रमणीय गुण। यहां से आपका बहुत सारा सवाल, यहाँ 6 नंबर के बाद जितना भी टॉपिक आपको बताएंगे, चाहे वो मिश्र धातु से संबंधित रहे, या फिर उत्प्रेरकीय गुण संबंधित रहे, या फिर संकुल आयन की बात हो, समझे, तो तरह तरह के इसके बाद जितने भी टॉपिक आपको बताएंगे वो सब के सब समझ रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कैटलिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उत्प्रेरकीय गुण। बहुत से संक्रमण धातु जो है, धातु और उसका यौगिक जो है उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो बहुत सारे संक्रमण धातु या उस संक्रमण धातु का बना हुआ यौगिक जो है उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। आप लोग कई जगह सुने होंगे वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ये भी उत्प्रेरक का। वेनेडियम क्या है, संक्रमण धातु है। पेंटा ऑक्साइड मतलब V2O5 इसका सूत्र होता है, यह उत्प्रेरक के भांति कार्य करता। कुछ जगहों पर आप प्लेटिनम को देखे होंगे, है ना, कुछ जगहों पर आप प्लेटिनम को देखे होंगे, तो ऐसा होता है मतलब, यानी कुछ जगहों पर आप निकेल को देखे होंगे, है ना, कुछ जगहों पर आप लोग निकेल को देखे हो। तो कहने का तात्पर्य हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि संक्रमण धातु या संक्रमण धातु के बने हुए यौगिक जो है उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसका कारण क्या है, तो मैं कारण आपके स्क्रीन पर दे दिया हूं, एक से अधिक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करना। रे बाबू सुनो, अब इसके स्थान पर हम ये बोलते हैं कि एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, तो क्या मेरा गलत हो जाता? नहीं, मेरा सही होता। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना त्यागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन, आपको क्या बताया हमने कि भाई कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना उसका ऑक्सीकरण बनता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी संक्रमण धातु में बहुत था, जिसके वजह से उसका नाम संक्रमण पड़ा था। आप जस्ता को कहा है नहीं, संक्रमण धातु कह दिए थे। जस्ता को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन था। तो जस्ता को आप संक्रमण धातु नहीं कहते, उसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हो, है ना, लेकिन संक्रमण धातु नहीं कहा जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हो एक से अधिक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है और संकुल यौगिक का निर्माण, इसके बारे में आगे बताएंगे। अब सवाल आपसे पूछेगा कि संक्रमण धातु उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों? तो आपको जवाब क्या देना है, चूंकि संक्रमण धातु जो है एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है और जिसके कारण उसमें संकुल यौगिक बनाने की क्षमता आ जाती है ना, या संकुल यौगिक बनाने का गुण आ जाता है ना। इसलिए जो है संक्रमण धातु उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। कहाँ याद करना पड़ा, विशेष रूप से दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं, लॉजिक लगाए बस काम हो गया। आपसे सवाल पूछेगा कि भाई डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण धातु जो है उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों?
तो क्या बोलिएगा, जवाब में क्या दीजिएगा, बोलिए सर अब तो हम भी जवाब दे रहे हैं। यानी इतना बात तो क्लियर हो गया कि संक्रमण धातु जो है इसके पास जो है बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या जो है प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है। अब ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होने की वजह से इसमें संकुल यौगिक का निर्माण करने का भी क्षमता आ जाता है, जिसके कारण आप जवाब दे दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आपको जो है इस पर और भी गुण लिखाएंगे, 6 तक हो गया है, और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, यहां पर जो है अब हम लोग बात करते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था संक्रमण तत्व जो होते हैं उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित करता है, उसका कुछ उदाहरण हमने बताया था ऐसे मौखिक। अभी यहाँ पर जो है उसके नीचे आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जैसे नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, दोनों मिल करके जो है कौन से उत्प्रेरक, यानी Fa और MO। MO क्या है, मोलिब्डेनम, और Fe क्या है, लोहा है, ठीक है। और इनके उपस्थिति में जो है अमोनिया का निर्माण होता है। कितना मोल, 2 मोल, यानी 2 गो अमोनिया है। आप लोग जो है हाइबर विधि में अमोनिया का उत्पादन पढ़े होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में, है ना। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। वनस्पति तेल से जो है घी को बनाया जाता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये 3 उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। अब सवाल जो है आपसे कैसे पेपर में पूछा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व जो है उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करती है, क्यों, आपको हमने सवाल बना करके दिया हुआ है। वहां भी थ्योरी पढ़ाए थे, और थ्योरी के बाद जो है थ्योरी से सवाल कैसे बना है वो आपको हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। सवाल इसी तरह से पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जवाब जो आप थ्योरी में देखे थे वही थ्योरी वाला जवाब आपके पास यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व जो है एक से अधिक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है, जिससे उसमें संकुल यौगिक का निर्माण करने की क्षमता होती है। समझे, संकुल यौगिक क्या है बाद में बताएंगे। संकुल यौगिक एक प्रकार का जटिल यौगिक होता है ना। इसका कारण क्या है, तो जटिल यौगिक कैसे बनाता है, आकार वगैरह सब छोटा होने के लिए, आकार वगैरह सब छोटा होता है, जिसकी वजह से आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चूंकि डी ब्लॉक के तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जिससे उसमें संकुल यौगिक का निर्माण करने की क्षमता होती है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व जो है उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। इतना बात लिख दीजिएगा, और एग्जाम्पल ऊपर वाला नीचे जरूर दे, यानी ये जो उदाहरण आप जो लिखे हुए हो उसको नीचे जरूर दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा बाबू 7वां प्रॉपर्टी, जिसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड, यानी धात्विक बंधन का निर्माण करना, है ना। धात्विक बंधन का निर्माण करना, क्योंकि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक में जितने भी प्रकार के तत्व है बाबू, सब के सब जो है धातु होते हैं, और धातु के बीच जो बंधन बनता है उसको हम लोग धात्विक बंधन बोलते हैं, है ना। तो इसका कारण क्या है उसको समझते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो ये धात्विक बंधन का निर्माण करती है। आप लोग धातु के बारे में पढ़े होंगे, अधातु के बारे में पढ़े होंगे, उप धातु के बारे में पढ़े होंगे। धातु क्या होता है, अरे वही ना जो 10वां में पढ़ाए थे, मतलब क्या तो पढ़ाए थे टीचर, हाँ याद आया, क्या बोलते हैं, मतलब जैसे पीटने पर जो है टन टन की आवाज या एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलता है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। और क्या पढ़े थे सर, हाँ, और याद आया तन्यता वाला गुण, यही सब में पढ़े थे आप लोग जी। तन्यता हो गया, और इसके बाद आघात वर्धनता। तन्यता का मतलब खींच करके एकदम लंबा कर देना, आघात वर्धना यानी थकूच करके एकदम चौड़ा पत्थर बना देना, मतलब उसको आघात वर्धन्य कहते हैं। सबसे ज्यादा तन्यता या आघात वर्धन्यता सोना का, यही सब तो पढ़े थे 10वां क्लास में। तो वही बात यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो धात्विक बंधन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है, क्योंकि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और भी कारण है, जैसे आप देख सकते हो डी ब्लॉक के एलिमेंट का हार्ड होना, कठोर भी होता है। अच्छा धातु है तो कठोर होबे करेगा, ये क्या है रहा है, मतलब कुछ भी, मतलब वो बात हमको तो पहले पता चल गया कि धातु है तो धातु का मतलब कठोर होबे करेगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट का गलनांक कुछ होता है, ले ये सब बात तू पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 10वां में, ये सब बात जो है 10वां में पढ़ाया गया था।
है ना। 10वां में आप लोग को आपके गुरुदेव पढ़ाए होंगे कि बाबू धातु है तो धातु का मतलब क्या है, अरे चमकीला होना चाहिए, एक विशेष प्रकार का चमक होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, है ना, करंट एकदम हनहना के पास करना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए, उच्च क्वथनांक होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल सकते हैं उसमें, और क्या बोल सकते हैं आप, कठोर होना चाहिए, तन्यता होना चाहिए, आघात वर्धनता होना चाहिए, है ना, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए। यही सब ना आप पढ़े थे 10वां में। तो अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा, ये तो आपका हो गया थ्योरी। अब सवाल पेपर में कैसे पूछेगा, संक्रमण धातु धात्विक बंधन क्यों बढ़ाते हैं। जब आप कुछ नहीं करना है, इतना पूरे छाप दीजिए और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना, जैसा गाल वैसा तमेचा, आप लोग कहानी सुने होंगे, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों में डी उपकक्षक, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये धात्विक बंधन बनाते हैं। और भी बात इसमें कुछ नहीं करना, इसके नीचे इसको छाप दीजिएगा, बात समझे। अगला देखिए तो स्टेबिलिटी, 8वां पॉइंट है, ये सब के सब जो है आपको बता रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी संक्रमण तत्व का जो है गुणधर्म में आपको बता रहे हैं। और उसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं आपके पेपर में, वो धीरे धीरे साथ ही साथ जो है सवाल भी करवा रहे हैं, है ना। जैसे अब देखिएगा अस्थायित्व के बारे में, अब थोड़ा बताए थे कि डी में अगर एको इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तभी वो खुश है, अब 5 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी वो खुश है, और 10 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी वो खुश है। मतलब वो राजा अपने आप को समझता है कि भाई मैं तो अस्थायी हूं, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हुए हैं, ये सब के सब एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, और बिहार बोर्ड में पूछा हुआ बहुत सारे सवाल आपको बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे सवाल आपसे बनेगा। डी में अगर एको इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तभी हो, अब 5 गो रहेगा तभी हो, और 10 गो रहेगा तभी हो। तो क्या बताए थे कि आधा भरा डी कोष और पूरा भरा डी कोष ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है। अब देखिएगा इनमें से कौन ज्यादा अस्थायी और कौन कम अस्थायी है। तो यहां पर देखिए डी में 6 ठो इलेक्ट्रॉन थी, बोलिएगा सर ये अस्थायी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गुरुजी, ये अस्थायी, है ना, ये अस्थायी हो जाएगा। इसमें कै गो है जी, इसमें कै गो है, इसमें है आपका 5 गो, ये आपका अस्थायी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू रे, अस्थायी हो जाएगा। ये अस्थायी होगा क्या, कहोगे सर क्रोमियम, इसके बारे में तो सुने थे 4, यानी पुराने के लिए क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो डी में तो 5 गो आ जाएगा ना जी। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी क्या, अस्थायी। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चों को कोई परेशानी है क्या। ये वाला तो प्रॉपर्टी बताए थे कि भाई आधा भाड़ा कक्षा और पूरा भाड़ा कक्षा, डी ज्यादा स्थायी होता है, बगल का पड़ोसी। अब बाद के कैटेगरी में आता था क्रोमियम, याद है आप लोग को, यानी क्रोमियम जो है, क्रोमियम में जब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालते हो तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है इसमें, तो डी में काय गो, 5 गो, 5 गो मतलब अस्थायी। एक और उल्टा होता है जल में। अभी जो जल से बाहर जो चीज आपको अस्थायी दिख रहा है बाबू, जल के भीतर ये चीज जो है, जो चीज अस्थायी जल के भीतर अस्थायी, जो अस्थायी तो जल के भीतर अस्थायी है। ये क्या बोल दिया, सुनिएगा, यही इसका लॉजिक है। प्रयोग के आधार पर देखा गया कि जो परमाणु या जो यौगिक जो है जल के बाहर जो है अस्थायी है, जल के भीतर जलीय विलयन में वो अस्थायी हो जाता है। वही रिमार्क में लिखे हुए, वह डी ब्लॉक के तत्व जो जल के बाहर अस्थायी है वह जलीय विलयन में अस्थायी होता है। और अब देखिए इस पर सवाल आपको बनाए हुए हैं, सवाल भी साथ ही साथ करवा रहा हूं, आप देख रहे हो इस चीज को, थ्योरी के साथ सवाल। आप लोग बोलते हो सर जी सवाल कैसे बन जाता है, कैसे वो पूछेगा, आप तो एकदम थ्योरी पढ़ा दिए, उसके नीचे सवाल देख लीजिए, थ्योरी के अनुसार सवाल आपका बन रहा है प्रत्येक पॉइंट के नीचे, ताकि आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है आप इसको अध्ययन अच्छी तरीके से करके किसी को बता भी सकते हो, सामने वाला का मन खुश हो जाएगा। जलीय विलयन में कौन ज्यादा अस्थायी है बाबू, तो यहां पर देखिए हमने 2 सवाल लिया है, कॉपर आयन और कॉपर 2 आयन। अब देखिएगा यहां पर चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कॉपर आयन क्या है आपका, ये कहोगे सर अस्थाई है। ई क्या है, कहोगे सर डी में तो 9 गो है, अस्थाई है। ये क्या है, अस्थाई। जब अस्थाई है गुरुजी, तो जो अस्थाई है वो जल में अस्थाई हो जाएगा। और ये 1 मिनट मनने से गलती होगी है, एक बात कहें, सुनिए 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए।
हम आपको बताए थे जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा उतना ज्यादा स्थायी, एक कम स्थायी, ये ज्यादा स्थायी, बोला था कि नहीं बोला था? ये अस्थाई, ये अस्थाई, ये अस्थाई। तो जो अस्थाई है जल जल में अस्थाई, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। हम आपको बताए थे कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा अस्थाई। तो बाहर में अस्थाई तो भीतर में जल में क्या हो जाएगा? अस्थाई। माफ कर दीजिए, गलती हो गया। विद्यार्थी गलती करता है तो चलता है, लेकिन मास्टरे से गलती हो तो फिर तो थोड़ा दिक्कत है। आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए। इसके बाद आता है बाबू एलॉय फॉर्मेशन, यानी मिश्र धातु का निर्माण। मिश्र धातु आप लोग सुने हैं? मिश्र धातु, अरे वही ना जो मतलब कई सारे धातु को मिला के बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात बोला। हर धातु नहीं बनाता है मिश्र धातु, उसके रीजन है, उसके पीछे का रीजन है। तो क्या रीजन है? तो यहां समझ रखिए, डी ब्लॉक में उपस्थित तत्वों के धात्विक त्रिज्या में, अगर डी ब्लॉक में जितना तत्व है सब धातु सब के साथ सेटिंग नहीं आता है। दो धातु के बीच का त्रिज्या का अंतर अगर 15% या उससे कम रहेगा तब ही जाके वो मिश्र धातु का निर्माण करेगा। समझे? अंतर रखने वाले परमाणु द्वारा निर्मित तो समरूप ठोस विलयन जो होते हैं कठोर होता है, जिससे गलनांक उच्च होता है और अनेक मिश्र धातु बनाते हैं। आई बात समझ में? यानी हर धातु के साथ आप किसी को सेटिंग नहीं कर सकते हो, मिश्र धातु जबरदस्ती नहीं बना सकते हो, बखर जाएगा, है ना। ओरिजिनल अगर मिश्र धातु बनाना है तो यानी दो धातु है ना डी ब्लॉक में, उसके बीच यानी उसके परमाणु के त्रिज्या का अंतर अगर 15% या 15% से कम होता है तभी जाके ऐसे पदार्थ को जो है, ऐसे पदार्थ को मिला के मिश्र धातु बनाया जाता है, जिससे उसकी कठोरता बढ़ जाती है। बेल धातु आप लोग सुने? बेल मतलब क्या? घंटी। आप लोग कुछ और खाने वाला बेल मत समझिएगा, बेल धातु है ना। बेल धातु में जो है कॉपर 75% होता है, एसएन जो है स्टेनस ये जो है 25% मिलाया जाता है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला आता है बाबू, संक्रमण तत्व जो है संकुल यौगिक का निर्माण करता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, पेपर के दृष्टिकोण से संभावना बन सकती है, आप लोग इसको पकड़ लीजिएगा। संक्रमण धातु जो है, संक्रमण तत्व जो है संकुल यौगिक का निर्माण करता है। क्यों? सवाल पूछेगा तो बोलिएगा सर संक्रमण, चूंकि संक्रमण तत्व का आकार छोटा होता है जिसके कारण उच्च आयनिक आवेश और डी कक्षाओं की उपलब्धता के कारण ये संकुल यौगिक का निर्माण करता। हो गया, खत्म। क्या बोलिएगा? चूंकि संक्रमण तत्व का आकार छोटा होता है जिसके कारण उसका उच्च आयनिक आवेश और डी कक्षाओं की उपलब्धता होती है, इसलिए ये संकुल यौगिक का निर्माण करती है। उदाहरण दे दीजिएगा, बस काम खत्म। यही है संकुल यौगिक। अच्छा, इसी सवाल को पूछ लेगा आपसे, इसी सवाल को पूछ लेगा कि बताओ संक्रमण धातु जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों? कुछ नहीं करना, आराम से जो बात इसमें बोले वही बात दे देना, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सवाल ये था कि संक्रमण धातु, संक्रमण तत्व जो है संकुल यौगिक का निर्माण, ये मेरा हेडिंग था, 10वां पॉइंट था, ये 11वां है। तो उसका जवाब क्या था? तो उसका जवाब देखिएगा, मतलब सवाल आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है या सवाल आपका इस तरीके से भी पूछा सकता है। मतलब संक्रमण धातु जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करती है, या संक्रमण तत्व जो है संकुल यौगिक का निर्माण क्यों करता है, या संक्रमण यौगिक जो है या संक्रमण तत्व जो है संकुल यौगिक का निर्माण करता है क्यों। ऊपर वाला सेम जवाब, जो जवाब इसमें दिया गया है वही जवाब इसमें देना है। क्योंकि संक्रमण धातु का आकार छोटा होता है तथा ये उच्च आयनिक आवेश वाले होते हैं। आकार छोटा होता है और ज्यादा आवेश वाले होते हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें डी कक्षा की उपलब्धता, इसमें डी उपकोष भी होते हैं, जिसके कारण जो है जटिल यौगिक का निर्माण या संकुल यौगिक का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन होगा, इसका 3 होगा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों यौगिक आप देख सकते हो, दोनों का जवाब सेम रहेगा। अब देखिएगा अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण, संक्रमण तत्व जो है या संक्रमण तत्व के बने वे या संक्रमण तत्व के द्वारा या संक्रमण धातु का जो यौगिक होता है वो
किस तरीके से अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण करता है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर संक्रमण तत्व जो है अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण करती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, जैसे अंतराकाशीय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी संक्रमण तत्व आप लेते हो, उसका क्रिस्टल संरचना इसी तरीके से तो होगा, पहला ध्यान आप लोग पढ़े होंगे, यानी उसका क्रिस्टल संरचना इस तरह से होगा, क्रिस्टल जालक की संरचना इस तरह से होती है। होता क्या है उसमें समझिएगा, इसमें हाइड्रोजन वगैरह सब हो गया या कार्बन वगैरह सब हो गया या नाइट्रोजन वगैरह सब आ गया, इसमें प्रवेश कर जाता है, छोटा आकार होने की वजह से जो है यानी उसमें प्रवेश कर जाता है और एक अलग प्रकार का यौगिक का निर्माण होता है। समझे, जैसे यौगिक का निर्माण होता है आप लोग जानते हैं क्लास 9th में कि यौगिक का निर्माण तो ऐसे हो नहीं सकता, कोई भी पदार्थ मिलेगा तो उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए, ये अनियमित रूप से जाके एकदम फंस जाता है, ये जो जालक है ना संरचना, इसमें जाके फंस सकता है, ठीक है। और फंस जाने के बाद एक नए प्रकार का यौगिक का निर्माण होता है जिसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं, क्योंकि ये जो स्थान आप देख रहे हो इस स्थान को बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। उस स्थान को क्या कहा जाता है बाबू, अंतराकाशीय स्थान। तो किसी भी संक्रमण तत्व का जो क्रिस्टल संरचना होती है या आयनिक संरचना होती है उसमें जाके प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश कर जाता है तो एक प्रकार का यौगिक बन जाता है, ऐसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय यौगिक, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखे हुए, संक्रमण तत्व जो है अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण करती है, क्योंकि हाइड्रोजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे परमाणु संक्रमण धातु के क्रिस्टल में क्या हो जाता है, क्रिस्टल जालक के भीतर समावेशित हो जाते हैं और अंतराकाशीय यौगिक बना देते हैं, यानी ये सब जो है इसमें प्रवेश कर जाता है और अंतराकाशीय यौगिक बनाता है। यह यौगिक जो होता है और रस समीकरणीय ना तो आयनिक होते हैं और ना ही सहसंयोजक। इसको क्या कहिएगा आप सोच के बताइए। अरे भाई आवेश का आदान प्रदान भी तो नहीं हुआ, ना तो साझेदारी हुआ, ऐसे जाके बैठ गया, उसको क्या कहिएगा। हाल फिलहाल में अभी आप लोग समाचार में सुने होंगे कि एक बच्चा था हवाई जहाज का जो है नीचे वाला जो पहिया वाला है उसके भीतर बैठ के चला आया, तो उसको क्या कहिएगा आप, उसको बताइए तो। एक होता है उसके हवाई जहाज के भीतर गया, एकदम बन ठन के गया, जो टिकट वगैरह सब लेकर गया, यही बच्चा जो है डायरेक्ट एकदम प्रवेश कर गया, तो उसको क्या कहिएगा। तो वही बात है। अब ये मौला जो है, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये हाइड्रोजन ये प्रवेश कर जाएगा इसके खाली स्थान में, इसको क्या कहिएगा भाई, ना तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया है ना तो साझेदारी किया, डायरेक्ट एकदम बैठ गया, तो उसको क्या कहिएगा एकदम, ये बकलोल सबको। तो यहाँ देखिएगा वही बात यहाँ पे लिखे हुए, ना तो आयनिक होते हैं ना तो जो है ना तो सहसंयोजक होते हैं। कठोर होता है, उच्च गलनांक होता है, लेकिन शुद्ध धातु से ज्यादा ये कठोर होगा। ये जो आप देख रहे हो अंतराकाशीय यौगिक, ये शुद्ध धातु से ज्यादा कठोर होगा, ज्यादा गलनांक होगा, विद्युत चालक भी होगा और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। आप देख सकते हो टिनियम कार्बाइड है ना, मैग्नीज नाइट्राइट है, तो इस तरह से आप अब इसको क्या कहिएगा, नहीं कोई संख्या नहीं, मतलब आप 0.56 देख रहे हो, 1.7 देख रहे हो, इसका क्या मतलब है, जाके इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यौगिक बना दिया, बोला कि हम यौगिक है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ना तो साझेदारी किया और ना तो मतलब जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल ऐसे पूछा जाएगा, संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण करती है क्यों, आंसर पूरा जवाब लिख दीजिए, ये जितना लिखे हुए हैं टोटल लिख लीजिएगा। रंगीन आयनों का निर्माण, संक्रमण तत्व जो है या संक्रमण तत्व के बने हुए यौगिक जो है वो उसका आयन होते हैं रंगीन। आई बात समझ में, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक यहाँ पर हालांकि सवाल हम दे दिए हुए, साथ ही साथ आपको मैंने कहा था कि थ्योरी के साथ ही साथ आपको जो है सवाल लिखाया जाएगा। अब यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सी संक्रमण धातु जो है अथवा उनका यौगिक अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करता है, इसका कारण जानते हैं, इसका कारण क्या है, चूंकि कुछ संक्रमण धातु में डी संक्रमण होता है, यानी डी और डी उपकोष के बीच ही ट्रांजिशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान, इधर से उधर भाग गया, उधर से इधर भाग गया, है ना, तो डी संक्रमण होता है जिससे उसमें आवेशों का हस्तांतरण होता है, इसलिए संक्रमण धातु के आयन क्या हो जाते हैं, संक्रमण धातु के आयन रंगीन होते हैं। अब सवाल पेपर में पूछा जाएगा, वीवीआई लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा, संक्रमण धातु के आयन रंगीन होता है क्यों, तो इसका जवाब यहाँ वाला ये वाला पूरा दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कोई यौगिक आपको दे देगा, आपको बोलेगा कि भाई इसमें बताओ रंगीन कौन है रंगहीन कौन है, तो यहाँ पर हमने ट्रिक लिखा है, जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, माफ कीजिएगा यहाँ उल्टा हो गया, हाँ, जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, एक मिनट रुक जाइएगा,
जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो रंगहीन हो जाएगा। उल्टा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ गया, रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा रंगीन, ये हो जाएगा रंगीन। अब देखिएगा यही ट्रिक है। अब यहाँ तो यौगिक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये यौगिक बता दो, ये यौगिक बता दो रंगीन है कि रंगहीन है। अब जस्ता का देखिएगा, आपको बताया था कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जैसे जस्ता हो गया, पाड़ा हो गया, ये सब जो है अपवाद के कैटेगरी में होता है। इसका डी ऑर्बिटल पूरा बड़ा रहता है लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्रदर्शित करता है। तो जब इसका डी बड़ा है क्या, तो बड़ा है क्या, तो इसके पास क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन, युग्मित को अयुग्मित, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बाबू रंगहीन। आप इसके थुथना पर जो है दूध देखकर मत बोल दीजिएगा सर जी रंगीन होगा, नहीं, आपको वो वाला भी याद रखना पड़ेगा जो आपको मैंने थ्योरी में बताया था। कॉपर में देख लीजिएगा ये रंगीन, ये आप देख लीजिएगा इस तरीके से आप जो है पहचान सकते हो। लोहा आपका रंगीन हो जाएगा, लोहा आपका रंगीन हो जाएगा क्योंकि इसके पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए रंगीन होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं कुछ जानकारी के लिए, वेनेडियम, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये सब जो है बाबू ये रंगीन ही होते हैं, समझे। और ध्यान में रखिएगा, अब कहिएगा सर ये सब को तो सब तो डी ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में कैसे पता करेंगे, एस ब्लॉक में कैसे पता करेंगे। तो बाबू एक बात ध्यान में रखिएगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले जो तत्व होते हैं या उनका यौगिक जो होता है वो आपका करीब करीब रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। आई बात समझ में, रंगहीन होता है, क्या बोलिएगा उसको, रंगहीन होता है। इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। एक टॉपिक और बच गया है बाबू, इसका चुंबकीय गुण, इस पर क्वेश्चन करवा के बस आपका समाप्त हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिएगा लास्ट वाला टॉपिक है और इसके बाद ये डी ब्लॉक जो है आपका कंप्लीट होता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 13 नंबर वाला जो है टॉपिक आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुणधर्म। अभी तक आप लोग संक्रमण तत्व के बारे में सीख रहे थे कि भाई जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन या जिसके पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मतलब उसको संक्रमण तत्व कहेंगे, जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको संक्रमण तत्व नहीं कहते। लेकिन मैग्नेट के दृष्टिकोण से या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से उसको कैसे आप अलग अलग कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने जस्ता के बारे में बात किया या स्केडियम के बारे में बात किया, तो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा और कौन सा पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। अरे भाई जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होगा, मतलब वो जो है चुंबकीय क्षेत्र से दूर होगा, ठीक है, मतलब प्रति चुंबकीय उसको कह सकते हैं जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे देखिएगा मैग्नेटिक सब्सटेंस हमने लिखा हुआ चुंबकीय पदार्थ, और इसमें हमने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर जिस भी तत्व के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जोड़ा के रूप में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, समझे। जैसे मान लीजिए कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जोड़ा के रूप में पाया जाएगा तो उसका चुंबकीय गुण होगा या चुंबकीय नेचर होगा, मतलब प्रति चुंबकीय यानी एक दूसरे को ठेलने वाला और एक दूसरे को धकेलने वाला, इन दोनों में कोई दोस्ती नहीं, एक दूसरे को धकेलेगा, इसका कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं बनेगा। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका 0 होगा, मतलब कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। अब जैसे इसका उदाहरण है जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, जल हो गया, जिंक हो गया, जिंक प्लस आयन बोला था ना, इसके पास तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फिर भी हम लोग आप बात के कैटेगरी में रखते हैं, 2 दे देते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ पर देखिएगा सोडियम प्लस आयन और इसके बाद क्लोरीन आयन, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों अस्थायी हो गए, इसमें कोई तालमेल बना ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण जो है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब पूछा जाएगा कि सोडियम क्लोराइड का चुंबकीय गुण बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बोलिएगा सर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा वो प्रति चुंबक होगा, ठीक है, चुंबक से हटने वाला, दूर होने वाला, चुंबक के क्षेत्र से दूर होने वाला। और जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसका नेचर होता है बाबू अनुचुंबकीय। अनुचुंबक का मतलब होता है आकर्षण वाला, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, 0 नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा। जैसे कॉपर आयन
फेरस आयन, क्रोमियम आयन, ऑक्सीजन का देख सकते हो। अच्छा, कभी कभार जो है आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ हमको क्रोमियम आयन का जो है बताओ, क्रोमियम आयन का नेचर बताओ, ये कौन सा चुंबकीय पदार्थ होगा, अनुचुंबकीय की प्रति चुंबकीय, बताइए बताइए इसमें। तो आपको करना क्या है, क्रोमियम को निकालना, क्रोमियम आयन पूछा है तो आयन देख करके ही आप पता लगा सकते हो। अब आयन तो जस्ता में भी है, अब इसको अपवाद के कैटेगरी में आपको लिखा दिया, 3-4 गो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका सामान्य ऑक्सीकरण संख्या 2 होते हैं, लेकिन उसको जो है अपवाद के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये सब तो अपवाद है नहीं। अब यहां पर देखिएगा इसके पास +3 आयन है, तो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो जाहिर सी बात है इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा अनुचुंबकीय। क्या हो जाएगा बाबू, अनुचुंबकीय। ऑब्जेक्टिव में एक और पूछताछ किया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण का बड़ा जिक्र है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू बराबर होता है √n इंटू n-2 बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसको बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। n का मान होता है, n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। अब जैसे निम्न में कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ अस्केडियम है, बाकी कोई नहीं है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है अस्केडियम है और बाकी नहीं है। एक मिनट इसको आप लोग अपने से देखिएगा, अस्केडियम का देख लीजिएगा, हाँ अस्केडियम का देख लीजिएगा। और ये लोहा है क्या, लोहा भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, देख लीजिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा। यहीं पर अगर देखा जाए हमको Fe3 चाहिए ना जी, Fe3 चाहिए, तो Fe3 का कितना हो जाएगा, यहां से लिखूंगा आर्गन 4s0, इसके बाद 3d5 हो जाएगा, और इसके बाद इसके पास तो मतलब इसके पास ये भी अनुचुंबकीय हो जाएगा बाबू, ये भी अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्यों, 5 गो इसका जो है, 5 गो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका अनुचुंबकीय है, ये भी आपका अनुचुंबकीय। ई दोनों नहीं होगा, ठीक है, ई और ई होगा। ठीक है, इसका देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा ऐसे मौखिक, थोड़ा सा इसमें परमाणु संख्या के आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा सवाल और भी पूछे जाते हैं, इस तरीके से भी सवाल आता है पेपर में, आपको दे देगा 4 गो और इनमें से बोलेगा अनुचुंबकीय कौन है, या कभी आपसे पूछेगा उसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए यहाँ मैग्नीज 2+ आयन का जो है चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, मजाकिया सवाल, इसका ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले मैग्नीज का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, ये मैग्नीज परमाणु का, हमको चाहिए किसका, आयन का। तो आयन का कितना आयन, 2 गो ना जी, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन को उड़ाना पड़ेगा, तो यहां से बाहरी कक्षा में 4s होता है, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ेगा तो s में 0 इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसके पास जो है d का इलेक्ट्रॉन बचा, केवल 3d का इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 5 गो, 5 गो आप दे दीजिएगा, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हुआ। अब देखिएगा आपसे क्या पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण। देखिए यहां पर चूंकि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, फॉर्मूला चुंबकीय आघूर्ण का म्यू बराबर √n इंटू n-2 होता है। तो यहाँ पर पुटा पुटोल कीजिए तो यहां से हो जाएगा 5 5 - 2, तो यानी √5 तिया, यहाँ 5 इधर 3, 5 तिया 15, समझे, 5 तिया 15, √15 का मान देख लीजिएगा एक बार, लगभग 5 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 5.9 के आसपास आएगा, इसका चेक कर लीजिएगा एक बार, √15 का मान कितना आता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई भी आयन पूछेगा दिया हुआ तो उसका पहले मेन परमाणु का निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जितना, जैसे मान लीजिए 3 आयन रहता, तब क्या करते हम, 3 आयन रहता तब तो और उड़ जाता, तब तो युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। अगर मान लीजिए 5 का पूछ लेता हमसे, Mn+5, तो इसका मतलब जानते हो, इस परमाणु में से 5 गो इलेक्ट्रॉन गायब होता, तो 2 गो से पहले बाहर वाला, 3 गो इसमें से, तब 3 को बचता। तो इस आधार पर आप उसको सोल्यूशन कर सकते थे। ठीक है, अब जैसे Fe2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, अब जवाब आप ऑप्शन के अनुसार भी दे सकते हो। सबसे पहली बात इसका निकाल लेंगे हम, यहां पर देखिएगा इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, 4 गो ना जी। अब 4 के आसपास कोई ऑप्शन है तो बस जो आपका ऑप्शन है वही आपका बन जाए, बिना कॉपी कलम का है। आप इतना पता लगा सकते हो, अगर ये पता लगा लीजिए कि इसके पास कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बस उसी के आसपास वाला आपका उत्तर सही बनेगा,
है ना। इसका पूरा तरीका से भी बना सकते हो। इसके पास जो है, इसके पास कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, n का मान 4 है, तो यहाँ म्यू बराबर लगा सकते हो 4 माइनस 2, तो यहां से हो जाएगा √8, और √8 का वैल्यू जो है, 1 मिनट रुक जाइए, 4 दूना 8, देख लीजिएगा इसका वैल्यू किसके आसपास आ रहा है, इसी के आसपास आएगा, ठीक है। कहीं फॉर्मूला मिस तो नहीं हुआ है? आई एम सॉरी, मुझसे फॉर्मूला में ही गलती हुई, +2 होता है, माफ कीजिएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला में ही मिस्टेक हुआ है। यहाँ से 5 2 7 हो जाना चाहिए, 7 5 35, माफ कीजिएगा गलती हो गया यहाँ पर। यहाँ से आपका हो जाएगा म्यू बराबर √n माइनस n इंटू n+2 होता है, और √n का मान जो है कितना है बाबू रे, n का मान यहाँ 4 है, और यहाँ 4 + 2, तो यहाँ से हो जाएगा √24, और देख लीजिएगा अब आपका एक्यूरेट लगभग आ जाएगा 4.9 के आसपास, ये ऑप्शन सही। तो अब आपका ये टॉपिक खत्म होता है यहीं तक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। यही समझ रखिए कि बिहार बोर्ड में जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो भी प्रश्न आपको इसमें करवाया गया है, ऑब्जेक्टिव तहत आपका प्रश्न कंप्लीट करवाया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन बच्चों को ये वीडियो जरूरत है ना, उनके पास जरूर पहुंचाइए। थैंक यू, जय हिंद।